तो लास्ट 1 ईयर ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज ही हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैं और काम की चीज़ आपको डिस्कस कराऊंगा। लेकिन साल भर में जो करंट अफेयर्स है, ये 4 वीडियोज़ आपको बहुत काम आएंगी। पर इसमें यहीं पर इसका अंत नहीं है। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी जो टॉपिक्स हैं, जिनको एक अलग से एक सेशन लगता है, जैसे मान लीजिए COP27, अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले COP15 पे बनाया था, तो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड ऐसे और भी टॉपिक्स बाकी हैं इसमें, जो कि ये @ करके जो चैनल दिखाई दे रहा है आपको, मेरे उस चैनल पे आपको इस एग्जाम के पहले ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ अपडेट रहिएगा। तो इस सीरीज़ में ये एक ऐसा ये लास्ट वीडियो आप मानिए। बाकी इसके बाद जो और काम की चीज़ें वहाँ पर मैं पार्ट्स में आपको देता रहूँगा। बाय द वे, ये आज 2 से 3 टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा काम के, थोड़ा डिस्कशन बेस्ड हैं और जहाँ पर 1-2 सवाल आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पर। देखो, बहुत सीधी कहानी है कि ई वेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर। तो हमें मालूम है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, एक तरह से जैसे मान लीजिए एक फ़ोन का ही एग्जांपल लें हम लोग, तो आज का जो फ़ोन आपके हाथ में है, वो शायद 3 साल पहले नहीं था। एक एग्जांपल लेते हैं, या 6 साल पहले नहीं था, या 7 साल पहले नहीं था। मतलब क्या कि उस समय भी फ़ोन यदि थे, वो उस समय के हिसाब से अपडेटेड थे, लेकिन बढ़ते समय टेक्नोलॉजी के आधार पर जब कोई कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या तो मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, या वो आउटडेट हो जाता है, या टेक्नोलॉजी के लेवल पे बहुत अलग हो जाता है, तो मैं उसको यूज़ करना छोड़ देता हूँ और फिर मैं नई टेक्नोलॉजी पर आ जाता हूँ। तो बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ यदि हम चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, तो एक प्रॉब्लम और जनरेट हो रही है पर्यावरण से संबंधित, और वो है सर उन ई वेस्ट का एक तरह से बड़े स्तर पर, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वेस्ट जनरेट होना। इसका एग्जाम्पल आप खुद भी देख सकते हैं कंप्यूटर से। आज जो हमें डेस्कटॉप वाला जो कंप्यूटर पढ़ते हैं हम लोग या देखते हैं, CPU वगैरह, तो पहले बड़ा एक टीवी जैसा मॉनिटर हुआ करता था। अब वो चीज़ कुछ नहीं है, उस पे चढ़ के वाले पंखे ही लगा रहे हैं और कोई काम नहीं आ रहा है वो। क्योंकि अब उसको आप कहाँ दोगे, मतलब जाओगे भी तो कहीं, मान लीजिए किसी को भी दे दिया आपने, तो वो क्या करेगा, काम की चीज़ें निकालेगा, बाकी सब फेंक देगा। कोई रिसाइकिल भी नहीं हुआ फॉर्मल चैनल से, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो पहले से ही सरकार ने कुछ नियम बनाए थे, पहले कुछ रूल्स आए थे। मैं थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसमें बताऊंगा कि पहले रूल्स थे मैनेजमेंट और हैंडलिंग के, कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को आप मैनेजमेंट हैंडलिंग, फिर उसको थोड़ा मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा लेकर आए, रिसाइकलिंग पे फोकस किया, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब 2022 में फिर से एक नए रूल बनाए। सबसे पहली बात तो मंत्रालय आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो पर्यावरण मंत्रालय की हम लोग बात कर रहे हैं, और सीधी सी कहानी है इसमें कि ये वाली जो पावर्स हैं या जो रूल्स हैं जो निकाल रहे हैं, तो कौन से वाले एक्ट से, तो अपने को पता होना चाहिए पर्यावरण से संबंधित इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे कोई झोल नहीं है, यहाँ पे ना तो कोई पोल्यूशन वाले के नाम पे कोई एक्ट मत निकाल देना, या यहाँ पर या तो वो कोई एक तरह से आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नाम पे कोई एक्ट मत निकाल देना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ई वेस्ट क्या है, तो हमें हमें मालूम है कि ई वेस्ट का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है, जिसका पार्ट पूरा डिस्कार्ड कर दिया गया हो, या जो यूज़ ना किया जा सके, जो रिजेक्ट हो गया हो मैन्युफैक्चरिंग या रिफर्बिशमेंट वगैरह, सारे ये रिपेयर प्रोसेस है कि भैया आप तो कुछ नहीं होगा। आप कई बार कोई फ़ोन को सुधरवाने जाते हो, तो वो कहते हो भैया इसको तो रहने दो, अब हो गया इसका काम। तो वही सारी चीज़ें वो एक वेस्ट की तरह जनरेट हो रहा है। आगे मैं सारे इसके डाटा बताऊंगा आपको कि एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या क्या चीज़ें काम की हो सकती। तो ये इस साल में न्यूज़ में था, इसके नए रूल्स आए हैं। अब रूल्स इसमें कैसे आए, क्या है, देखो भाई, एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए आज मैं फॉर एग्जांपल कोई कंपनी से एक फ़ोन लेता हूँ, या एक कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी का एक मैंने फ़ोन लिया, तो सच्चाई ये है कि जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से वो फ़ोन आपको बेच रही है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो फ़ोन आपके पास गया है, जब समय हुआ तो वापस भी ले ले आपसे। मतलब वही कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दे रहे हो, अब आपकी जिम्मेदारी है कि उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब रिसाइकल करने की बात आएगी, जब उसके वेस्ट मैनेजमेंट की बात आएगी, तो वही भी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसीलिए एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान आया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, रिफर्बिशर हो, या रिसाइकलर हो, ठीक है। किसके साथ, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ। तो सबसे पहली बात है कि हमें एक रजिस्ट्रेशन लगेगा सर। रजिस्ट्रेशन इस चीज़ का कि एक बार आप जब नज़र में आ जाओगे एज अ मैन्युफैक्चरर, या कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नज़र में यदि आप आते हैं, इट मीन्स दैट कि अब आपकी वो जिम्मेदारी आ जाएगी। क्योंकि इसमें एक आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, कि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें नॉर्मली आप देखोगे कि इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो विस्तारित निर्माता जो जिम्मेदारी, मतलब क्या कि मैं प्रोड्यूसर था, ठीक है, अब प्रोड्यूसर ने एज अ चीज़ आपको मेरे को दे दी, कस्टमर को जो है अपने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन कस्टमर ने इसको यूज़ करके अब इसके लिए कोई काम की बात नहीं बची, तो अब इसी की जिम्मेदारी है
इसकी अब तक जिम्मेदारी थी कि आपको अच्छा प्रोडक्ट बना के देना, लेकिन अब जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंडेड हो गया है, ये एक्सटेंडेड, ठीक है, विस्तार हो गया है। क्या हुआ है विस्तार? तो इसमें सीधी सी कहानी है कि भैया आपको अब जो है इसको रिसाइकलिंग पैटर्न पे लाना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का संबंध किससे है? तो ई वेस्ट से संबंधित है, कोई बायोमेडिकल वेस्ट से मत चले जाना, ठीक है। उसके बाद में एक अच्छी चीज और भी है कि जैसे मान लीजिए आप रिसाइकल भी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, इंसेंटिवाइजेशन भी मिलेगा, इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, मतलब प्रमोशन होगा आपका इनडायरेक्टली कि भाई प्रमोट करनी है चीजें एक तरह से, कि हर कोई इस पर पार्टिसिपेट करे। कंट्रोल बोर्ड रैंडम सैंपलिंग भी कर सकती है जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, कि उसमें आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कौन से डिवाइस के अंदर क्या चीज लगी हुई है। तो कल को अपने से कोई पूछे कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन का प्रावधान, रैंडम सैंपलिंग का प्रावधान, साथ ही साथ सर्टिफिकेशन का प्रावधान, और इतना ही नहीं, यदि वो आपसे कहे तो इसमें नो डाउट आप ये कह सकते हो कि थोड़े बहुत पेनल्टी वगैरह का भी प्रावधान इसमें देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम लोग देखें तो पहले भी चल रहा था ये सब, लेकिन मतलब बहुत पहले ही आ गया था जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन टारगेट बेस्ड नहीं था। तो अभी 1 अप्रैल 2013 से लागू होने वाला है, जिसमें 2023-24 के आसपास जो है लगभग आप देखेंगे तो 60% और ऐसे टारगेट्स दे दिए कि इतना प्रतिशत आपको रिसाइकलिंग पैटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा ध्यान रखना है। स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा रोल होने वाला है कि आप ई वेस्ट से संबंधित जगह दें, प्रोवाइड करें, ताकि वहाँ पर डिसमेंटलिंग हो सके, उनकी रिसाइकलिंग हो सके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद में उससे रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट हो सके, सारी बातें, मतलब बहुत सारे इसमें मेजर्स लिए गए हैं। तो ये रूल्स को थोड़ा सा याद रखना है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ टारगेट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रावधान है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। कुछ थोड़ा इसका बेसिक भी पता होना चाहिए हमें, जैसे कि 2011 में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुए थे एज अ मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, ठीक है। उसी में 2011 में इंट्रोडक्शन हुआ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो कल को मेरे से यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट आया कि ये कॉन्सेप्ट ही अभी 2022 में आया है, तो ऐसा नहीं है, पहले से चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ी जिम्मेदारी, सैम्पलिंग और उसके बाद में इनका जो है एक्चुअल में टारगेट वगैरह ये सारी चीज़ कर दी। इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दिया है कि आप जो है आपको रिसाइकलिंग करानी पड़ेगी, ये सारी बातें हैं ना। उसके बाद में 2016 में वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और आए, मतलब इसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। उसमें प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था की गई, ठीक है, कि मतलब एटलीस्ट जो है एक संस्थागत ढांचे के तहत इसको लाकर और प्रॉपर रिसाइकलिंग पैटर्न को बढ़ावा देना था। थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ये फैक्ट याद रख लेना कि चाइना यूएस के बाद भारत जो है तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और कहाँ पर भारत तीसरे रैंक पे आता है वो मुझे बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि हम लोग देखेंगे तो बहुत ही कम हम लोग जो है रिसाइकल कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस से। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस? ये कि भाई प्रॉपर रिसाइकलिंग पैटर्न। नहीं तो होता क्या है, जैसे मान लो मोबाइल लिया, गोल्ड जैसी चीज निकाली, उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो निकाले ताकि उसको बेच पाए, और बाकी फिर बाहर, तो वो प्रॉब्लम करेगा सर। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन ये भी याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको रिसाइकिल ई वेस्ट होता है प्रॉपर चैनल से, मतलब एक तरह से फॉर्मल पैटर्न पे। नहीं तो जो है ये थोड़ा स्टेट वाइज याद रखना, यूपी, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा आर अमंग द स्टेट्स दैट हैव बिगर कैपेसिटी टू डिसमेंटल रिसाइकल ई वेस्ट। खैर ठीक है, ये फैक्ट थोड़े से काम के आ जाएंगे कि ई वेस्ट कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनरेट होता है। तो राज्यों में फिर हमें याद रखना पड़ेगा, महाराष्ट्र आगे है सर यहाँ पर, उसके बाद में तमिलनाडु आगे आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर उत्तर प्रदेश भी है यहाँ पे। तो ये 4 थोड़े से राज्य आपको कम से कम पता होना चाहिए, इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। साथ ही साथ सिटीज़ के बारे में भी बात करें यदि, तो मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर और चेन्नई जैसी सिटीज़ भी आप लोग याद रखना। ये 4 सिटीज़, मतलब हैदराबाद मत लगा देना इधर कहीं बीच में, बहुत आगे है, इधर है वो। तो ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ई वेस्ट के बारे में अपने को पढ़ना है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और ये सारी बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ है सर कि 50 साल हुए हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को। अब ये क्या है, अब इसमें ना मतलब ये न्यूज़ में था कि +50 स्टॉकहोम वाला जो कॉन्फ्रेंस रहा है, तो स्टॉकहोम +50 चल रहा था। तो आधे टाइम तो ये समझ ही नहीं आता कि +50 और ये सब क्यों ले रहे हैं। देखो भाई,
इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये समझना कि काम का तो है। एक्चुअल में जितना भी आज आप सुनते हो कि हमने ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना लिया, अच्छा, हमने क्लाइमेट चेंज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बना लिया। अब ये प्रोटोकॉल क्या है, मतलब एक तरह से इनको सबको ठीक करने के लिए कुछ नियम है और सारे देशों को किस तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं वो एक तरह से वो प्रोटोकॉल में आता है। प्रोटोकॉल शब्द इसलिए यूज़ कर लेते हैं ताकि इसमें जिन लोगों ने भी सिग्नेचर किए हैं या इन जो भी देश इसके हिस्से हैं इस प्रोटोकॉल के, वो प्रॉपर उस चीज़ को माने, ठीक है। लीगली बाइंड भी हो सकता है कई बार। तो ये जो हम पढ़ते रहते हैं कभी भी रैंडम की जो है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन को ठीक करेंगे, डेजर्टिफिकेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारा मसाला जो आया है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, सारा मसाला जो कि इस इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए सब चीज़ निकाली गई है ग्लोबल लेवल पे, सर उसकी जड़ है ये। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है तो पहले कॉन्फ्रेंस होती है, पहले मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, तब फिर एक कोई निर्णय लिया जाता है। तो ये वो मान के चलना 1972 का ईयर था। नॉर्मली आप जब भी देखना, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो तो आप 1992 का रियो समिट पढ़ते हो, पहले देखना कभी भी आएगा अर्थ समिट, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने एक्शंस लेना शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सब लोग 1992 में आए, इकट्ठे हो गए और भैया एक्शन ले लो, नहीं, ये कुछ पहले से डिस्कशंस हुए होंगे। तो हर 10 साल में मिलते थे सर ये। तो सबसे पहले यदि कोई बैठा है और वो भी इन्वायरमेंट के लिए, सारे देश एकत्रित होकर एक कॉन्फ्रेंस में बैठे और इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की जहां पर बात हुई है, वो ईयर था 1972 सबसे पहले। और वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। स्टॉकहोम में हुई, स्टॉक मतलब स्वीडन, तो कई बार इसको जो है एक तरह से स्वीडन के नाम से भी जो है या स्वीडन से संबंधित भी इसको बोला दिया जाता है, वो अपन आगे देखेंगे। बट एटलीस्ट जो है स्टॉकहोम 50 मीटिंग वॉज हेल्ड स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। 50 साल अब हो गए हैं, 2022 में नॉर्मली इसका कॉन्फ्रेंस का 50, इसलिए स्टॉकहोम +50 लिखा है। इसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे मेन चीज़ है, ग्लोबल इशू फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब क्या, इन्वायरमेंट का समस्या जो थी या इन्वायरमेंट से रिलेटेड पहली बार यदि कहीं चर्चा हुई है तो ये वाले कॉन्फ्रेंस में हुई थी, ठीक है। और क्या था इसमें, तो एक्चुअल में इस बार की जो थीम देखोगे तो एक हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थोड़े से थीम वगैरह आप लोग याद कर लेना कि मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक जिम्मेदारी भी है सर, अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है। और एजेंडा क्या था इसका इस बार का कि भाई जितना भी हो सके हम लोग, हमारे इस प्लेनेट को हमें कंजर्व करना है। कोविड-19 वाला एस्पेक्ट भी इन्होंने ले लिया है कि उससे संबंधित जो भी दुख दर्द हुए हैं उसकी रिकवरी थोड़ी बेहतर लेवल पे हो पाए, इकोनॉमिक और सारी चीज़ों पे। नेक्स्ट वन, इसका बैकग्राउंड एग्जाम में जरूर आ सकता है क्योंकि ये 50 साल तो हो गए, लेकिन एक्चुअल में किस चीज़ के 50 साल हुए हैं लर्नर्स से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पता हो। तो क्लाइमेट चेंज वाज द फर्स्ट डिस्कस्ड यूजिंग इमर्जिंग साइंटिफिक एविडेंस इन द यूएन जनरल असेंबली इन 1968, वो बहुत पहले की बात। फिर 67 पे आया, फिर CO2 लेवल बढ़ने लगे, बहुत सारी कहानी आती गई, लेकिन स्टॉकहोम में सबसे पहले ये प्रपोज किया गया था ये सारी चीजें, एनवायरमेंट का कंजर्वेशन वगैरह। और ये स्वीडन में, इसलिए इसको हम स्वीडिश इनिशिएटिव भी कहते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई, जिसे हम ह्यूमन एनवायरमेंट भी कहते हैं। ह्यूमन एनवायरमेंट के नाम से भी कॉन्फ्रेंस आ सकती है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट कैसे याद करोगे, किस चीज की बात कर रहे थे हम लोग, इन्वायरमेंट की। कौन बैठे, इंसान लोग गए वहां बैठे, ह्यूमंस ने सबसे पहले सोचा पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए, तो ह्यूमन एनवायरमेंट ऐसा लॉजिक लगा के याद कर लेना। तो सिंपल सी बात है कि जो भी प्लानिटरी इन्वायरमेंट है उसको हमें ठीक करना है। ओनली वन अर्थ, भाई सीधी सी कहानी है। पूरी पृथ्वी को जब तक आप अलग अलग करके संभालोगे तो कोई मतलब नहीं, सबको एक मानना पड़ेगा। काफी देश जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये जो बेसिक्स है ना, ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि कहाँ हुआ, क्या था ह्यूमन इन्वायरमेंट और क्या एस्पेक्ट है। तो इन्वायरमेंट का थोड़ा सा यहाँ पे फोकस था इनका, ठीक है। फिर आगे जाके ओजोन अलग हो गया, फिर क्लाइमेट चेंज अलग हो गया, डेजर्टिफिकेशन अलग हो गया, बायोलॉजिकल, लेकिन इसकी जड़ निकल के आएगी तो 1972 से ही आ रही है। इसलिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को थोड़ा ध्यान, कन्वेंशन नहीं है, ठीक है, कन्वेंशन नहीं बोला है मैंने, कॉन्फ्रेंस का है। नहीं तो फिर तो वो क्या है, आप हजार्डस सब्सटेंसेस और कहाँ कहाँ अलग अलग भी जगह भी जा सकते हो। खैर ठीक है। सो इसके बाद में बाकी जो इस बार थोड़े बहुत जो एजेंडा में डिस्कशन हुई थी वही बात की, ह्यूमन वेलबींग एट द सेंटर ऑफ हेल्दी प्लानट एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, मतलब वो सब ज्ञान की बातें करी। हमें ध्यान रखना होगा हमारे इस पर्यावरण का और हम लोगों की जिम्मेदारी है और सस्टेनेबल हो, और सारी बातें जो आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान की चीज़ें, लेकिन इसका बेसिक थोड़ा सा पढ़ना है था अपने को, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। नाउ
अब इसके बाद में भैया है नेक्स्ट वन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022। अब इसको भी पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करना, ये जो 4 क्लासेस थी हमारी, है ना, उसमें मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए हैं जो बहुत ज़्यादा काम के हैं, मतलब उनको आप मिस नहीं कर सकते। आप पढ़ें, जब भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, बट इन सेशंस को ज़रूर देखना है अपने को, ठीक है। बाकी इसके आगे की सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे भी अब आपको बता दूंगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल वगैरह भी आप सर्च कर सकते हो, वहाँ भी सब कुछ मिल जाएगा। नाम से समझ में आ रहा है कि एनर्जी का कंजर्वेशन तो आप कर रहे थे, लेकिन पहले उतना ज़्यादा तरीके से हो नहीं रहा था, तो कुछ तो जो है मतलब बदलाव करना होगा। तो देखो बहुत बहुत सारी इसमें चीज़ें आई हैं, इस एक्ट में काफ़ी बदलाव हैं, वो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस एक्ट ने अमेंड किसको किया है, पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में बदलाव हुए हैं, ठीक है। वो क्यों था, क्योंकि हम लोगों को जो ऊर्जा है, हमारी एनर्जी जो है, चाहे आप ऑफ कोर्स आप इसका थोड़ा सा कनेक्शन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऐसा हो रहा है कि मान लो बिजली बना रहे हैं, उसका यूज़ ठीक से नहीं हो रहा है, वेस्ट हो रही है चीज़ें, ऊर्जा को हम वेस्ट कर पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। फिर तो कोई हमें एक प्रावधान लीगल एक्ट बनाना पड़ेगा ताकि चीज़ें सब कुछ हो पाए। तो 2001 वाले एक्ट को जो है इसने रिप्लेस इन द सेंस कि अमेंड हुआ है, और क्लाइमेट चेंज की जो एस्पेक्ट है उसी पे हमें फोकस करना है, ठीक है। एटलीस्ट इसका हम कह सकते हैं कि इसका थोड़ा सा स्कोप और ब्रॉड हो गया है, ये सारी बातें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एनर्जी कंजर्वेशन में ही क्या हुआ, क्या है एक्चुअल में, क्या करा है इन्होंने, तो ध्यान से सुनना। एक तो कार्बन क्रेडिट व्यवस्था लागू की गई है। कार्बन क्रेडिट में आपको पहले भी समझा चुका हूं कि मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपको कोई टारगेट दिया जाता है कि भैया आपको इस बार 100 टन CO2 रोकना है, तो 100 टन CO2 यदि आपने रोक दिया, उत्सर्जन नहीं किया, एमिशन नहीं किया, तो आपको इसके बदले एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसको आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इसको आप बेच सकते हो। आप ये कौन खरीदेगा, जो कि अभी टारगेट अपने पूरे नहीं कर पा रहा है मान लीजिए, या उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो इसको खरीद लेगा, वो पैसा आपके पास आ जाएगा, आप और मोटिवेट हो जाओगे और आप अच्छी टेक्नोलॉजी बनाओगे। मतलब इस पर भी दबाव आ गया खर्च करने का पैसा, ताकि ये भी जल्दी से अपनी टेक्नोलॉजी ठीक कर ले, नहीं तो ऐसे ही खरीदना पड़ेगा। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग वगैरह की स्कीम भी इसके अंतर्गत आ गई है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में ये तो हो ही गया, सब कुछ ठीक है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, टू सेट रिक्वायरमेंट फॉर द डेसिग्नेटेड कंज्यूमर्स टू मीट अ मिनिमम शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ठीक है। यहां पर वो ये कह रहा है कि अब गवर्नमेंट ने भी ये चीज करी है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं, मतलब या जितने भी, एक तरह से आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे यहाँ पर ले लेते हैं कि कोई कंपनी है, ठीक है, और वो कोई चीज़ बना भी रही है, तो उसका कहना ये है कि भाई साहब उसमें आप जो भी खपत यूज़ कर रहे हो, बिजली का जो इस्तेमाल कर रहे हो, वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसमें जो है नॉन फॉसिल सोर्सेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया एक्सेट्रा से भी आपको होना चाहिए। तो एटलीस्ट जो है मिनिमम शेयर एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा लागू कर दिया गया है, ताकि हम लोग जो है ये डिपेंडेंसी हमारी जो कोयले वगैरह पे है वो थोड़ी सी हम कम कर दें, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ नहीं होगी यदि इस तरह के कुछ भी इस एक्ट के तहत यदि ठीक से आपने लागू की गई चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी का भी प्रावधान है इसमें। बिल्डिंग्स बना रहे हैं मान लीजिए आप, ठीक है, तो बिल्डिंग्स में भी इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने किया है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन कोड्स हैं वो यूज़ किए। ऐसे नहीं कि कोई भी बिल्डिंग आपने बना दी, कैसे बना दी, उसमें प्रॉपर कोडिंग से, मतलब इट मीन्स दैट कि इसमें प्रॉपर डिज़ाइन पार्ट जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें उसमें, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब एटलीस्ट ये है कि भाई साहब हम लोग जैसे मान लीजिए फॉर प्रॉपर हमने शेड वगैरह बना दिया ताकि दिन में लाइट की ज़रूरत ना पड़े, सनलाइट के लाइट से ही हमारा काम हो जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये ऑफिस में भी एप्लीकेबल है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी है कि आप जो क्राइटेरिया है, मतलब जो भी यूज़ है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसका हम इस्तेमाल कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे कूलिंग सिस्टम्स लें या वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। इसके बाद में एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स में जो व्हीकल्स भी हैं आपके, उसमें भी, और जो नॉर्मली चाहे शिप्स वगैरह भी बोलें, उसमें भी हमें एनर्जी कंजम्पशन को थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करना है हमें। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी व्हीकल्स उसमें आते हैं ये सब इसमें रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेटरी कमीशंस हैं उनमें भी ये चीज़ें बात की गई हैं कि भैया आप कंजर्वेशन के लिए फंड की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, और इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इसमें योगदान रहेगा। उसके बाद में आप ये कह सकते हो कि एक तरह से
जो भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, जो रेटिंग्स वगैरह हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसमें भी मेंबर्स और जो काम करने वाले, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, उनमें भी थोड़ा सा उनको जवाबदारी के साथ उनको भी उनके नंबर्स वगैरह बढ़ाने की बात है कि थोड़ा सा और लोग इसमें इन्वॉल्व हों। तो ये कुछ प्रावधान है, थोड़ा सा आप इसको फिर से देखना। कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में ध्यान रहे कि मिनिमम टारगेट्स दिए गए हैं नॉन फॉसिल सोर्सेज को यूज़ करने के लिए। पेनल्टीज़ की व्यवस्था है उसमें। बिल्डिंग कोड्स, ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोशन मिले, ठीक है। साथ में चाहे ऑफिस हो चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, हर जगह लागू होगा। उसके बाद में आगे यदि हम लोग देखें तो जो व्हीकल्स हैं उनमें भी ये चीज़ लागू होगी कि इनको थोड़ा सा आपको क्विकली चेंज करना है, आप फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ लेकर जाना है। और इसमें नॉर्मली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का भी रोल है। फंड की एक व्यवस्था की गई है। ये ऐसे सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और वो है सर वाटर कन्वेंशन, ठीक है। वाटर कन्वेंशन के बारे में अब अपने को पता होना चाहिए कि क्या है ये। बेसिक्स हैं, लेकिन कई बार जब पहली बार सवाल आएगा ना कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाटर कन्वेंशन, सर दिक्कत होगी कि फिर मतलब अब क्या होगा, अब क्या करूं मैं, क्या है क्वेश्चन, ये कई बार हमें फिर समझ में नहीं आता है। सो 2022 में लगभग 30th एनिवर्सरी बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर द यूरोप, ठीक है। प्लीज ध्यान देना, यूरोप, यूनाइटेड नेशंस है, इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के द्वारा वाटर कन्वेंशन बनाया गया। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इसको हम कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, एक कन्वेंशन कल को अब ऐसा भी कह सकता है वो कि consider the following statements regarding water convention, it is also known as convention on protection and use of transboundary water courses and international lakes, ये भी इसको हम कहते हैं। अब ये कन्वेंशन क्या है, सीधी सी कहानी है, पानी से संबंधित हमें समझ आ रहा है, और कोई भी चीज यदि कन्वेंशन बन रहा है इट मीन्स दैट कि वाटर से रिलेटेड है, और वाटर से रिलेटेड का होना मतलब क्या कि उसका कंजर्वेशन पे फोकस करना। मतलब यहाँ पर आप खुद ही समझ जाओगे कि यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, इट मीन्स दैट कि मान लीजिए कोई एक लार्ज लेक है जो 2-3 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर कर रहा है, या कोई रिवर सिस्टम है जो मल्टीपल कंट्रीज जैसे डेन्यूब वगैरह है। अब मल्टीपल कंट्री से जा रही तो पता लगे कोई कंट्री ने ज़्यादा यूज़ कर लिया, कम कर लिया, या उस कंट्री ने फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन वहाँ ज़्यादा कर दिया, तो पोल्यूशन एक जगह हो रहा है लेकिन उसका असर तो पूरी रिवर पे होगा फिर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे संबंधित एक वाटर कन्वेंशन है। तो हमें यहाँ पर 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी कि वाटर कन्वेंशन का जो संबंध है यहाँ पर वो किससे लिया जा रहा है। तो वाटर कन्वेंशन का संबंध जो है इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ये वाली जो कहानी को अपने को याद रखना है, ठीक है, कि UNECE वाला जो कहानी है इसके द्वारा है, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोग्राम में मत चले जाना, इसको हम ये भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में कब एडॉप्ट किया गया था, हेलसिंकी फिनलैंड, ठीक है, और 1996 में ये केम इनटू फोर्स। ध्यान रखना ओपन सबके लिए था, लेकिन इसमें ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन है, मतलब भारत नहीं आता है, ठीक है, इस कन्वेंशन के तहत इंडिया नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। यूके वाला पार्ट भी इसमें अभी दूर है काफ़ी ज़्यादा, बाकी तो इसको थोड़ा याद रखना, इसका हेडक्वार्टर वगैरह भी थोड़ा सा आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें यहाँ पर जो है अपने को ध्यान रखनी है कि 1996 का जो ईयर है उसको मत भूलना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो ध्यान देनी है अपने को, ये याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपसे वही कहा कि ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्स, मतलब क्या, एक रिवर मल्टीपल कंट्रीज से जा रही है तो उसका यूज़ ठीक से हो, सबको मिले, मतलब नहीं तो फिर बस, मतलब इक्विटेबल वे में चीज़ें पहुँचे सबको, उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो पाए, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ ऐसी। उसके बाद में जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 हैं, क्लीन वाटर सैनिटेशन, उसको भी हम लोग इस तरह से टारगेट हम उसका अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब इसमें बेसिक्स हैं, ज़्यादा इतना ज़्यादा अपने आप में कठिन काम नहीं है जो कि तनाव में आ जाओ आप लोग, ठीक है। ये हेडक्वार्टर आपको यदि ना दिखे तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जेनेवा की तरफ हम लोग चलेंगे। उसके बाद में ये हेलसिंकी हो गया, ये सब कुछ कहानी इसकी पढ़ ली। 2-3 बातें याद रखना किसके द्वारा आया है, और इसमें एक तो ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ठीक है। इधर ट्रांसबाउंड्री वाटर रिसोर्स, उसके बाद में सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कौन सा जो गोल है उस पर हम, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा गोल भी आ सकता है कि वाटर कन्वेंशन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मेनली टारगेट कर रहा है या करता है, तब भी वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। खैर, तो होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी मेरी। तो ऐसे 4 बातें अपने को याद रखनी है यार, ठीक है।
मतलब इधर से हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो मैंने सबसे पहले आपको बोला ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये याद रखना है। फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद में एनर्जी कंजर्वेशन जो एक्ट था जिसमें काफ़ी बदलाव किए गए 2001 से, उसके बाद में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को थोड़े बहुत जितने पॉइंट्स हैं वो अपने को याद रखना है, और फिर वाटर कन्वेंशन को भी थोड़ा सा जो है इसमें फोकस करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, ऐसे 4 ये टॉपिक जो हैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप में काम के हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आगे जो है इस चैनल पे नीचे जो @ करके सुदर्शन गुर्जर चैनल है वहाँ पर भी चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी। आगे इसमें जो टॉपिक्स रह गए हैं कुछ मेजर उनको मैं सेपरेटली इंडिविजुअल वीडियोस में कवर करूँगा ताकि आप लोग उसको आराम से समझ पाओ उसमें, क्योंकि बैकग्राउंड लिंकेज भी जो है मुझे बनाना पड़ता है। ठीक है, बाकी ये नया जो कोर्स शुरू हो रहा है रिसेंटली, साथ में 8 अप्रैल से मतलब ये लास्ट डेट है, इस मेगा बंडल को आप ले सकते हैं यूपीएससी के। अब ये सब्सक्रिप्शन से आप अपनी घर बैठे तैयारी कर पाओगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम आपको मिल रहा है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं। कोड आपको सबको पता है SGYT10। इस डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल करके घर बैठे सारी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट में। जी हाँ, और क्वालिटी एजुकेशन के साथ, उसमें ये भी नहीं कि जो है और कंप्लीट 100% सिलेबस होगा आपका, सारी चीज़ें। लेकिन ये ऑफ़र जो है सारी चीज़ें जो मिल रही हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना 8 अप्रैल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाह रहे हैं वो इस बेनिफिट का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू।